देखिए, आप सभी जानते हैं कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी मदद से हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी आपको पता होगा। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और एक और छूटा है, करंट। तो 7 हो गया। अब सुनो, ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी मदद से हम विश्व की यानी कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज उन सबको डिराइव कर सकते हैं। और इसलिए क्योंकि ये 7 इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके बदौलत हम बाकी को डिराइव कर पा रहे हैं, इनको कहा जाता है 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस शब्द को अपने माइंड में आप याद रखना, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड किनको बोलते हैं? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन 7 के बदौलत हम बाकी को डिराइव कर पाते हैं। इसलिए इनका रोल, इनका महत्व इतना ज्यादा है कि इनको हम 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और इनको अच्छे से लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ लेंथ को कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ मास को लिखेंगे ऐसे, डायमेंशन ऑफ टाइम को लिखेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम सातों के सातों को लिखते हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट। उसके बाद टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए हम लोग ए लिखेंगे ना कि आई लिखेंगे ना, ए एम्पियर। टेम्परेचर के लिए के लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग सीडी लिखेंगे। सीडी मतलब होता है कैंडेला, जो उसकी यूनिट होती है, ठीक है। और जो अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए हम लोग मोल लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट से प्रॉपरली उनको लिखा जाता है। ये 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये तो खैर ठीक है, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड आपने समझा। मगर अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस किनको बोलते हैं, अब वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं और आप लोग को आगे की बात बताता हूं। देखो, आप सभी को पता है कि सर इन सातों के छोड़ जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है, हम उनको इन्हीं के टर्म्स में या इन्हीं के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक आध एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखो, अभी आप लोग 11th में हो, तो अभी आप लोगों को ना कुछ चैप्टर तक तो मैकेनिक्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। मैकेनिक्स के टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे आपका फोर्स क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब पढ़ेंगे ना, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज के नाम अभी मैंने लिए, वो सब मात्र इन चीज पर डिपेंड करता है। एम, एल और टी, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जब तक आप अपनी अपनी स्टडी जो है, जब तक आप अपनी स्टडी मैकेनिक्स पे है, तो आपको एमएलटी का यूज करना पड़ेगा। मैकेनिक्स में जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, वो इन 3 के बदौलत एक्सप्रेस की जा सकती हैं। अब जब आप आगे जाएंगे, आप बोलेंगे सर अब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ना है, जब आप 12th में जाएंगे, यानी कि जब आपके स्टडी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी शामिल हो जाएगा, तो इनके साथ साथ एक जन और शामिल हो जाएगा। कौन रहेगा? एम्पियर। तो वो डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, उस ब्रांच के अनुसार आपका इसमें से काम होते जाएगा। आप बोलेंगे सर हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, और थर्मोडायनेमिक्स में हम किनका किनका इस्तेमाल करेंगे, तो बेटा वहां पे एमएलटी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आ जाएगा के, केल्विन, टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक नाम में ही आप समझ जाओगे, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का रोल रहेगा, तो उसको किससे मेजर करते हैं? के से, केल्विन। तो एमएलटी के साथ साथ वहां पे के भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जब आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप कुछ ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हाथ होगा, तो आप समझ जाओ एमएलटी के साथ साथ मोल भी आ जाएगा। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स, लाइट वाइट के बारे में पढ़ेंगे, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का वो कैंडेला भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? मतलब आप किस ब्रांच को, किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो जिस ब्रांच को आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को आपको बताना था। अब मैं आपको डायमेंशंस क्या होता है, इसकी एक्चुअल जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अब आपको वो मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, सुनिए ध्यान से। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं स्पीड के बारे में मैं क्या जानता हूँ स्पीड के बारे में, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सुनिएगा ध्यान से। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, आप उसको मेजर करोगे लेंथ, तो लेंथ के लिए मैं लिखूंगा एल। ठीक है, एल लिखूंगा। टाइम के लिए हम लिखेंगे टी। टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी। तो ये एल तो एल रहा, टी नीचे में है, अपॉन में है, इसको ऊपर ले जाना है, तो पावर में क्या हो जाएगा, -1। मैं आपको क्या बताया, मैं बताया अभी हम मैकेनिक्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला किन के टर्म्स में लिखना है, एम, एल और टी। मेरा रोल अभी इन तीनों तक रहेगा, एम, एल, टी। अब बोलोगे सर यहाँ तो एल और टी बस दिख रहा है, एम तो दिख नहीं रहा है, तो जो चीज ना दिखे आप उसकी पावर में 0 लगाइए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जिसका वहां पे हाथ नहीं है, जिसका यूज नहीं हुआ, उसको आप क्या लगाओ, पावर में 0 लगाओ। अब ये तैयार हो गया भैया स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, अब सुनो, अब आप बोलोगे सर डायमेंशनल फॉर्मूला, वो तो ठीक है, आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोल रहे हो, ये डायमेंशंस क्या है वो तो अभी तक आपने नहीं बताया। तो सुनो ध्यान से, ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और सुनो अब बताओ स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने के लिए मुझे मास, लेंथ और टाइम के किन किन पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मैं बोलूंगा देखो बेटा, मास का पावर कितना हुआ, 0। लेंथ का पावर कितना हुआ, 1। ठीक है, लेंथ का पावर 1, और टी का पावर कितना हुआ, इन्हीं को बोलते हैं डायमेंशंस। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे v यहाँ पे मैं स्पीड ले रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के जिन जिन पावर्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के जिन जिन पावर्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, उन पावर्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। जैसे मैं बोलूंगा, आप बोलोगे, आप मेरे से पूछो सर स्पीड का डायमेंशंस क्या है, आप बोलोगे सर स्पीड का डायमेंशंस क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा स्पीड का डायमेंशंस 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। आप ऐसे बोलोगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूंगा, स्पीड का डायमेंशंस क्या है, तो आप बोलोगे सर मास में तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो मास में इसका क्या है, 0। लेंथ में इसका क्या है, 1, और टाइम में इसका क्या है, -1। इन पावर्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, क्लियर हुआ। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ध्यान से सुनो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स में जो जो डिजिट आप लगाते हैं, उन डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, और इस तरह से जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि एरिया जिन जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर मैं क्या क्या पावर लगाऊं ताकि मेरा एरिया तैयार हो जाए। आप लोग पूछते हैं सर एरिया मतलब तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ एल और ब्रेथ क्यों, ब्रेथ भी तो एक लेंथ है, बस छोटा लेंथ को अपन ब्रेथ बोलते हैं। आप बोलोगे सर रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है ये ब्रेथ है, क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि ये बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा है, तो बड़े वाले को लेंथ, छोटे वाले को ब्रेथ, आखिर दोनों लेंथ है भाई, तो मैं दोनों को एल एल लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो एम और टी दोनों का रोल नहीं है, तो क्या करोगे आप, हाँ एम नॉट या एम जीरो भी बोल सकते हो या टी जीरो, है ना भाई, मतलब एम जीरो टी जीरो दोनों जीरो होगा, एल स्क्वायर होगा। अब बताओ एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0, हाँ समझ में आया? सर वहाँ मास की जगह अगर केजी लिख देते केजी यूनिट है, तो यूनिट बन जाता। हाँ अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को पता चल गया ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला अलग चीज है, यूनिट अलग चीज है। जैसे मुझे कोई पूछेगा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बता दिए, अब स्पीड की यूनिट बताइए, तो देखो यूनिट कैसे बताऊंगा, मास का तो रोल नहीं है, 0 पावर मतलब उसका रोल नहीं है, लेंथ है, लेंथ का पावर कितना है, 1 है, मतलब और लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर, ऐसे सिस्टम की बात चल रही है, मीटर, तो इसकी जगह मैं मीटर लिख दूंगा।
पावर में 1 है तो 1 को नहीं लिखते, पावर 1 को नहीं लिखते। पावर में अगर 2 रहता तो मैं मीटर स्क्वायर लिखता, 3 रहता तो 3 लिखता। अभी 1 है तो कुछ नहीं लिख रहा हूँ। और टी, टाइम को किससे मेजर करते हैं? सेकंड से। सेकंड के लिए एस लिखूंगा। पावर में कितना है? तो ये एम एस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। एम एस माइनस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस के पावर में कितना है? -1, इसका मतलब बटे में एस। किसी भी चीज के पावर में -1 है मतलब बटे में, बटे मतलब अपॉन। समझ में आ रहा है ना? तो ये मीटर पर सेकंड भी आप पुकार सकते हो, चाहे मीटर सेकंड के पावर में -1, जैसा चाहो वैसा बोल सकते हो। ये उसका यूनिट होगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। समझ में आ रही बात? अभी मेरे को एरिया का यूनिट बताओ, तो मास का कोई रोल नहीं, टाइम का कोई रोल नहीं, लेंथ है, लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर से, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आपको? और ये इसकी डायमेंशंस हो गई। मास में कितनी डायमेंशन? 0, लेंथ में 2, टाइम में 0। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। चलो बताओ मेरे को डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। हाँ, अच्छा एक और चीज देखो, 3 चीजें हैं यहाँ पे, 3 चीजें मैं आपको बताया है ना भाई। डायमेंशंस किसको बोलते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के जिन पावर्स की हम मदद लेते हैं उनको डायमेंशंस बोलते हैं। और इस तरीके से जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और किसी डायमेंशनल फॉर्मूले के बगल में यानी इक्वल टू के उस पार अगर आप उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख दो, जैसे ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? स्पीड का। मैं इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में स्पीड यानी v करके ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब इस पूरे को एक साथ पुकारना हो तो मैं बोलूंगा डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मेरे को ये एरिया है, एरिया का ए लिख दूंगा और ये ऐसे करके पूरा का पूरा क्या बन गया? एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन। या डायमेंशनल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? इक्वल टू का जो साइन है उसके एक तरफ में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और दूसरे साइड में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। इस तरीके से हम पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं है? अच्छे से समझ में आया। चलो डेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा बताओ डेंसिटी में? तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखो इससे एक बात तो क्लियर होती है सर, आपको किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पता करना हो तो पहले वो चीज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। आखिर डेंसिटी क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी। अगर ये मेरे को पता ना होता है तो मैं कैसे डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाता? इसलिए आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, वो चीज कैसे तैयार होती है अर्थात तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है? तो मास के लिए आप m लिखोगे, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, l इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये m, l ऊपर जाएगा तो 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पावर में 3 है, ऊपर जाके -3, t नहीं है तो 0 लगा दो। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार। और ये जो 1 है, -3 है और 0 है, ये क्या कहलाएंगी? डायमेंशंस कहलाएंगी। डायमेंशनल फॉर्म, इस पूरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। और डेंसिटी का अगर आप यहाँ पे d लिख दोगे, अब स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा हो गया अच्छे से। चलो हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालें क्या जल्दी जल्दी? आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप लोगों को ईजी लगेगा, कम से कम इतना आपको समझ में आएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। फिर तो वैसे हम लोग जब आगे पढ़ते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे आगे के टॉपिक्स को, तो जब जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशंस, उसका फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाले हम लोग हमेशा निकालेंगे। चलो मेरे को जल्दी से ये बात बताओ कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन क्या आएगा? टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड के जैसा ही होगा। वेलोसिटी और स्पीड में किस बात का फर्क है? स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी फॉर्मूला वही है दोनों का, डिस्टेंस। अब वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं,
स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। समझ में आ रही बात? ये सब चीज हम लोग जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीज हमको शुरू से एकदम जीरो से पढ़नी है, तो उसकी चिंता ना करो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे उद्देश्य डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार करना है। अब वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वही लेंथ अपॉन टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन एक टाइम तो और है यहाँ पे, ये वाला वेलोसिटी के लिए तो मैं आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन अपॉन में एक बार और टाइम इंटरवल है, यानी कि टाइम टाइम नीचे में कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो कितना हो गया, नीचे में हो गया एल और साथ साथ क्या हो गया टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल और कितना हो जाएगा टी माइनस 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। इसका मतलब m तो नहीं है सर, तो m0 एल टी माइनस 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लियर है? एक्सेलरेशन का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सेलरेशन का यूनिट बतलाइए, तो मैं क्या बोलूंगा, यूनिट बताओ। मास का तो कोई रोल नहीं क्योंकि पावर 0 है। लेंथ का पावर कितना है, 1 है। लेंथ को किससे मेजर करेंगे, मीटर से। पावर 1 है तो उसको नहीं लिखते, पावर 1 है। समय यानी टाइम, उसको मेजर करते हैं अपन सेकंड से, तो एस लिखूंगा। पावर में क्या है, -2, तो -2 लिखूंगा। ये आपका एक्सेलरेशन का यूनिट तैयार हो गया। आप चाहो तो इसको माइनस वाली पावर के लिए आप ऐसे बटे वाला साइन लगा सकते हो, सॉरी, बटे वाला साइन लगाने के बाद वापस माइनस करके नहीं लिखना है, ये ऐसा। समझ रहे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का आपका यूनिट हो गया। चलो मुझे कोई बतलाए कि सर फोर्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखियो F इक्वल एम ए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, F इक्वल एम ए, एम मास ए एक्सेलरेशन। अब देखो मास के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, m लिखूंगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला तो अभी निकाला हूं, ये देखो दिख रहा है, तो क्या है m0 l t माइनस 2। यही तो फायदा है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लगातार पढ़ते जाओगे ना, तो एक फिजिकल क्वांटिटी में देखो ना, मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास के लिए हमने m लिखा और एक्सेलरेशन का तो हमने तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, तो मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब चलो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बीच में, इसलिए आपको पता होगा कि पावर जो है वो ऐड हो जाती है। यहाँ m का पावर कितना है, 1, यहाँ m का पावर कितना है, 0, तो 1 और 0 ऐड होगा तो कितना आएगा, 1, तो ओवरऑल m का पावर 1, l उसके बाद t माइनस 2। m का पावर 1 है इसलिए जनरली 1 को नहीं लिखते, तो आपका ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो गया, ml t माइनस 2, ठीक है, करेक्ट। अब आप फोर्स के यूनिट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो मास को नापेंगे सर किलोग्राम से, लेंथ को मेजर करेंगे अपन मीटर से, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड से, पावर में -2 है तो -2 लगाएंगे, तो किलो, देखो ना समझ में आया, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड -2, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम बड़ा यूनिट हो गया ना। इसलिए हम जो प्रचलन में है, यानी प्रचलन मतलब जो आम तौर पर जो हम लोग पुकारते हैं, वो इतना लंबा न पुकार करके जो फोर्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है न्यूटन, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, जिसको हम लोग एन से लिखते हैं। ये भी कोई गलत यूनिट नहीं है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप उसको न्यूटन बोल दिए। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप वर्क का निकालेंगे, एनर्जी का निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ना, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पढ़ना है। कुछ कुछ स्पेशल कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, समझा ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत स्पेशल कांस्टेंट है और उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं एक आध दो आपको बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, देखना, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है ना? होगा तो डाउट बता देना। देखो आपके किताब में, आप कोई भी किताब देखेंगे ना, उसमें पूरे ऐसी लिस्ट बनी होती है डायमेंशनल फॉर्मूले की, देखो दिख रहा है, लगभग लगभग इसमें 61 डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो ऐसे ही डिराइव किए गए हैं वो भी। अच्छा बताओ, आप लोगों को न्यूटन का वो नियम पता है,
न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो नियम है, न्यूटन का ग्रेविटी, हाँ, जैसे मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच की दूरी है मान लो d, दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, उसका फॉर्मूला होता था G, जो आपका G कांस्टेंट है, G इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। आप दूरी को r लोगे तो r स्क्वायर लिख लो, दूरी d लिए हैं तो d स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूला है, अपन पढ़े हैं बचपने में। अपन उसको किस तरह पढ़े थे कि दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। फिर हम कंबाइन करते थे और कंबाइन करके जब लिखते थे तो फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके हम कांस्टेंट लेते थे। अब मैं आपको कहता हूं कि इस जी का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, यूनिट बताइए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, घबराएंगे नहीं, जी को आप अकेला कीजिए। जी अकेला कैसे करेंगे? डी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एफ के साथ कौन आ जाएगा, और m1 m2 को आप नीचे लाएंगे, m1 m2, समझ में आया कि नहीं है? ये उधर पलट के चलेगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, और जी अकेला रह गया, ठीक है। अब चलो, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने अब भी आपको तैयार करके बताया था, अब भी इसके पहले, याद है आपको क्या था? mlt-2, क्लियर है? ये एफ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अब भी हम लोग तैयार किए थे, mlt-2। डी डिस्टेंस है, लेंथ है, ठीक है, तो एल स्क्वायर लिखेंगे इसके लिए, अपॉन में ये भी मास, ये भी मास, इसके लिए भी m, उसके लिए भी m, क्लियर है कि नहीं है? m स्क्वायर हो गया। अब सुनो, आप इसको कईयों तरीके से समझ सकते हो। आप चाहो तो ऐसे समझो कि सर एक एक ठोक m कट जाएगा, ऊपर नीचे से एक एक m कट जाएगा, एक ठोक m बचेगा, वो m उसका पावर कितना है, 1, ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, m -1। ये l है, इसका पावर 1 है, यहाँ l स्क्वायर है, पावर 2 है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो एक पावर और दो पावर, टोटल मिला के 3 पावर। समझ में आया कि नहीं बताओ? और बचा कौन, टी और कहीं है क्या? नहीं है, इकलौता यही है, -2, मतलब -2, क्लियर है? ये आपका जी का देखो डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो गया। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा, कहां से आया ये कहां से आया? अभी डिराइव किए थे अपन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके एफ इक्वल में करके डिराइव किया था, वो मैंने यहाँ पे लिखा। डी स्क्वायर, डी मतलब डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, और स्क्वायर तो स्क्वायर, नीचे दोनों कौन है, मास, दोनों के लिए mm लिखूंगा, तो एक एक m कट गया, एक m बचा, वो ऊपर चढ़ा तो कितना हुआ, m-1, l का पावर कितना है, 1, यहाँ l का पावर कितना है, 2, तो पावर ऐड होता है, मल्टीप्लीकेशन में रहे तो पावर ऐड होता है, l3, और t के पावर में -2, क्लियर है? ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, g का। g का यूनिट तैयार करना हो, कैसे करेंगे बताइए तैयार? किलोग्राम, पावर में कितना है, -1, किलोग्राम के पावर में -1, मीटर का क्यूब, सेकंड -1। समझ में आया कि नहीं बताओ? ऐसे लिखेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल खींचिए, बिल्कुल। प्लैंक कांस्टेंट बताता हूँ ना, बताता हूँ, चिंता ना करो। तो पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे सर ये यूनिट आपने लिखा इस फॉर्मूले को देख के, लेकिन जो आमतौर पर जो अभी चलन में है, जो मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो यूनिट क्या होगी? तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहां से आप देखो जी किन किन पर डिपेंड करता है, एफ पे, डी स्क्वायर पे, और ये दोनों मासेस के प्रोडक्ट पे। यहां से आप जी की जो यूनिट है वो भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से देखिएगा, ये एफ का मतलब, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन,
डी मतलब डिस्टेंस, जिसको अपन मीटर से मेजर करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे में ये भी किलो, मास है भाई, किलोग्राम किलोग्राम, मतलब 2 बार किलोग्राम, मतलब किलोग्राम स्क्वायर। तो आप, अब बटा है तो ये बटा है तो आप भी बटा लगा दो और किलोग्राम स्क्वायर लिख दो। तो आप किसको, इसको कैसे पुकारोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का एक और यूनिट हो गया। यही प्रचलित है, मतलब प्रचलित मतलब समझ रहे हो, Yes. जो आमतौर पर हम लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं। और न्यूटन मीटर स्क्वायर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बटे वाला साइन हटा करके -2 लगा दो, पावर में -2। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर वर्ड प्रॉब्लम के लिए कैसे करेंगे आप? कैसे मतलब? इसी में डायमेंशनल फार्मूला वो वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से कैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है, इसी से आता है। इसमें आप लोगों को पता हो वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएगा, आप लोग का ये ऐसा आएगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बताइए जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम सेम हो। एनर्जी के पूरे से एनर्जी का, जितनी प्रकार की एनर्जी है उनका सेम होता है, और वर्क के जैसे ही एनर्जी का होता है। जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एनर्जी का है। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही आपका एंगुलर मोमेंटम का है, सेम होता है। बहुत सारे ऐसे आप लोग देखेंगे ना, है ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं। उनके यूनिट्स भी सेम रहते हैं। हाँ, यूनिट्स भी सेम रहते हैं, लेकिन यूनिट्स लिखते समय ना हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे आगे चल करके आप, जैसे वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आगे चल करके आप एक वो पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जब आप पढ़ोगे ना तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके यूनिट को हम लोग जूल नहीं लिख सकते। तो उसमें आगे है, हम लोग जब पढ़ेंगे ना वर्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में मजा आएगा पढ़ने में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, बढ़िया बढ़िया, अच्छे से समझ में आया, मस्त। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, प्लांक्स कांस्टेंट का अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो आपको पहले ही देखो, जैसे मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए पहले तो मैं ये देखा कि वो किस फॉर्मूले में आता है, तो मुझे ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी था। अगर सोचो मुझे ये फॉर्मूला पता ना होता तो मैं जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालता। इसलिए आपको उस जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप उसकी मदद से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सके। मुझे कह दिया कोई प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए सर करके, तो मैं कैसे बताऊंगा जब तक मेरे को ये क्या होता है वो पता नहीं होगा, या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता होगा फिजिक्स का जिसमें ये आता हो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू, यानी ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच प्लांक्स कांस्टेंट है और ये जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। तो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ भला? ठीक है, एच की वैल्यू ई अपॉन न्यू, एच का वैल्यू भी तो रहता है ना थोड़ा सा। वो वैल्यू है 6.67 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, वैल्यू है, लेकिन इसके हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं, ये अभी आपको मैं बताऊंगा। आपके माइंड में पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का होता है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है mLT-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप L लिखोगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये m L का पावर 1 L का पावर 1 L का पावर 2 T-2। ठीक है, याद रखियो जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता नहीं। पता है, मेरे को पता है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है? आप फ्रीक्वेंसी, ये जो शब्द है ये कहाँ आप सुने हो, किस डेफिनेशन में आप सुने हो?
जब आप कुछ हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन इस टाइप का मोशन आप पढ़े होगे, फ्रीक्वेंसी वेव्स में पढ़े हो आप लोग, वेव्स आप लोग 9th या 10th में पढ़े होगे ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होगे, जब पेंडुलम का मोशन आप लोग पढ़े होगे तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई भी ऑस्किलेशन करता हुआ कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है, या सर्कुलर मोशन अगर कोई कर रहा है, 1 सेकंड में वो जितने अपने साइकिल कंप्लीट करता है, कितने, 1 सेकंड में जितने ऑस्किलेशन या जितने साइकिल, जिस भी मोशन के बारे में आप पढ़ रहे हो उसमें डेफिनेशन ऐसे बनती है। और याद रखियो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है वो आपको पता ही होगा कि एक, जैसे मान लो कोई बॉडी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक चक्र, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना वो समय लेता है उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। नहीं नहीं, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक राउंड या एक साइकिल, या अगर अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो 1 ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, अगर कोई सर्कुलर मोशन करे तो 1 राउंड पूरा करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे क्या फिक्स है और क्या चीज बदल, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ एक साइकिल कंप्लीट करना है और उसमें जितना समय लग रहा है वो टाइम पीरियड। अब इसी, ये टाइम पीरियड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं पता है, 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होगा वो फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं नंबर ऑफ साइकिल्स को जो कि 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड किसको बोल रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है। दोनों में फर्क है और इसीलिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में आप देखोगे ना, एक में किसको फिक्स रखा गया, एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे साइकिल या ऑस्किलेशन एक है और उसको करने में जितना समय लग रहा है वो टाइम पीरियड, ठीक है। और वैसे में क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 सेकंड में, मतलब यहाँ टाइम फिक्स हो गया 1 सेकंड, और उस 1 सेकंड में जितने ऑस्किलेशंस कंप्लीट होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी। आगे जब पढ़ेंगे अपन इसको और अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल इतना जानो कि फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम पीरियड, यानी कि और टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम के लिए अपन टी लिखते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1, m नहीं है, l नहीं है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा इसको बताओ, m0 l0 t-1, सॉल्व करो। इन दोनों का तो कोई रोल नहीं है, ऊपर तक प्लस हो जाएगा लेकिन -2 पहले से, टी का पावर ऊपर -2 है, नीचे -1 है, नीचे वाला -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो -2 +1 होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ml2t-1। ये आपका प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से देखो, एक होता है आपका डायमेंशनल वेरिएबल, एक होता है डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ठीक है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ठीक है, लिख देता हूं चलो। डायमेंशन लेस वेरिएबल, एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल, एक होता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस वेरिएबल। एक होता है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट और एक होता है आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इंग्लिश क्या है थोड़ा मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो देखो, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखो डायमेंशनल वेरिएबल किसको बोलेंगे बताऊं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हर फिनोमिना, हर इवेंट, हर जगह बदलती रहे। वेरिएबल मतलब जो बदलता रहे, साथ ही साथ कैसा है ये डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो,
तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो वेरिएबल, अब वर्क बोल दो, स्पीड बोल दो, फोर्स बोल दो, एरिया बोल दो। एरिया बोलने का मतलब क्या, सबका एरिया सेम रहता है क्या? हर चीज, हर बॉडी, हर जगह का एरिया अलग अलग रहता है, इसलिए ये वेरिएबल है। और डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। इसमें आप m0 L2 t-0 लिखते ना एरिया में, याद करो। समझ आ रहा है? देखो L का पावर 2 है भैया, डायमेंशनल क्वांटिटी है। एरिया की अगर बात करूँ, कोई भी एरिया बोलो, चाहे फोर्स बोलो, वर्क बोलो, ये सब ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यू हर समय बदलते रहती है, अलग अलग रहती है, अलग अलग फिनोमिना, अलग अलग इवेंट, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रहती है। और साथ ही साथ इनके इसमें कुछ डायमेंशंस भी रहते हैं। जैसे लेंथ का इसमें कितना डायमेंशन है? 2 है ना भाई। तो डायमेंशनल वेरिएबल हुआ। अगला क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू अलग अलग हो लेकिन उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला न हो। जैसे एंगल। एंगल का, आप एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, कुछ नहीं, जीरो होता है पूरा, m0 L0 t0, कुछ नहीं होता। डायमेंशन लेस किसको बोलेंगे? जिसमें कोई डायमेंशन ना हो, सब 0 0 0, लेकिन वो वेरिएबल हो। वेरिएबल हो मतलब उसकी वैल्यू अलग अलग हो। तो भैया एंगल सब जगह अलग अलग होता है, एंगल अलग अलग भैया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, बदल देना। तो समझ में, एंगल हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, ये सब चीज जो है ना, ये क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल है। ठीक है। स्ट्रेन अपन आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेन क्या होता है। जैसे मान लो कोई रबर है, इसकी लेंथ L है। अब आप इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर दिए रबर को, अब इसकी लेंथ मान लो स्मॉल l इंक्रीज हो गई, समझ में आ रहा है? तो जितनी बड़ी लेंथ और जितनी पहले थी, दोनों के रेशियो को अपन बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो बोलोगे ये भी लेंथ, तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 0। भाई एक तो लेंथ लिखोगे, लेंथ के लिए आप LL लिखोगे, लेकिन ये तो कट जाएगा सर। तो L भी 0, T और M तो वैसे भी इसमें नहीं है, तो वो लोग तो ऑलरेडी 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। ये देखो, स्ट्रेन भी क्या होता है आपका? डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है। फिर तीसरा क्या आता है बताओ? डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसी चीज जो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो मतलब बदले ना लेकिन कांस्टेंट हो, सब जगह, हर फिनोमिना, हर इवेंट में उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो। तो लेकिन वो डायमेंशनल हो, मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सके। अभी तो बोले GH, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ये सब इसके तहत आएंगे, जो होने को हो कांस्टेंट, लेकिन कैसे कांस्टेंट हो? डायमेंशनल कांस्टेंट। उनका डायमेंशनल अभी तो निकाले थे, H का डायमेंशनल फॉर्मूला, G का भी अपन निकाले, निकाले नहीं पता है ना? इसको आपको थोड़ा जानना है भाई। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? इनमें डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, डायमेंशंस होती हैं, लेकिन अब देखो ना, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकला था मैं, ml2 कितना था? T-1, ऐसा कुछ था क्या? ये था। मास में इसका डायमेंशन 1 है, लेंथ में 2 है, टाइम में -1 है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो, लेकिन वो राशि कैसी हो, यानी वो क्वांटिटी कैसी हो? कांस्टेंट हो, कांस्टेंट है। और ये क्या है बताओ? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ना तो कोई डायमेंशन हो ना तो वो वेरिएबल हो। 1 2 3 4 5 ये सब इसमें आएगा। क्या 1 2 3 4 5 कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट है कि नहीं है? 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, पाई हमेशा पाई रहेगा। तो ये सब लोग कौन है? कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, और ना कोई इनमें डायमेंशंस हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे बताओ? डायमेंशनलेस। इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है, ना ये वेरिएबल है, ये तो भाई फिक्स नंबर है। 3 बोलेगा तो अमेरिका में भी 3 का मतलब वो 3 होता है, और यहाँ पे भी 3 का मतलब 3 होता है। क्लियर है? तो ये कांस्टेंट रहेंगे। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट ये हो गए। डायमेंशनल कांस्टेंट इन लोग को बोलेंगे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, लेकिन रहने को वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ये क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू बदलती हो, अलग अलग जगह अलग अलग हो, लेकिन उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो। जैसे मैंने बताया ना आपको, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक
डेंसिटी, स्ट्रेन, वो वेरिएबल होने को वेरिएबल है, लेकिन उनमें कोई डायमेंशन नहीं है। और डायमेंशनल वेरिएबल मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूले सहित वेरिएबल जो है, इसमें आपका बहुत कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज वो सब आ जाएगा। थोड़ा बहुत बढ़ रहा है दिमाग, अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो ये भी हो गया अब चालू कर दो। मैथ्स। और उसका हम लोग ने टाइम टेबल ऐसा बनाए हैं कि वही बताया ना, मैं हफ्ते में 3 दिन मैथ्स, हफ्ते में 3 दिन फिजिक्स।